ओके, अस्सलाम वालेकुम। हम लोग जो है पढ़ने वाले हैं इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के बारे में। ठीक है ना। सबसे पहले तो हम इसकी क्लास कवर करेंगे इंट्रोडक्शन के थ्रू। तो आज का हमारा टॉपिक इंट्रोडक्शन से ही रिलेटेड होगा कि किस तरीके से जो है वो ये सारा सिस्टम जो है ना एग्जीक्यूट हुआ है और क्या क्या चीज़ें होती हैं और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इसका क्या इम्पैक्ट है और फिर बाकी सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे इस टॉपिक में। तो टोटली ये इंट्रोडक्टरी टॉपिक है, तो हम आज सिर्फ टोटल इस टॉपिक में इंट्रोडक्शन जो है वो डिस्कस करेंगे टैक्सेशन से रिलेटेड। ठीक है ना। उसके नोट्स ऑलरेडी मैं प्रोवाइड कर चुकी हूँ। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो ऑफ द टुडे फ्रॉम द इंट्रोडक्शन एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ टैक्स लॉ। तो टैक्सेशन बेसिकली शुरू करते हैं। सो बेसिकली टैक्सेशन इज़ द प्रोसेस थ्रू विच गवर्नमेंट वाया इट्स लेजिस्लेटिव बॉडी कलेक्ट रेवेन्यू टू फंड्स इट्स ऑपरेशन। इसका मतलब क्या है? टैक्सेशन एक प्रोसेस है जो गवर्नमेंट कलेक्ट करती है रेवेन्यू अपने ऑपरेशंस को चलाने के लिए। ठीक है। इट सर्व एज अ मीन्स फॉर द गवर्नमेंट टू इंक्रीज इट्स इनकम विद इन लीगल फ्रेमवर्क। ये सर्व करता है कि अपनी जो है गवर्नमेंट जो है अपनी इनकम जो है वो इंक्रीज कर सके विद इन लीगल फ्रेमवर्क के थ्रू। ठीक है ना। तो इसका एम क्या होता है? एम होता है प्रमोट करना वेलफेयर एंड प्रोटेक्शन टू ऑफ सिटीजन्स। टैक्सेशन कलेक्ट करने का सबसे बड़ा एम ये है कि हम जो है ना अपनी सोसाइटी को प्रमोट करते हैं, अपनी इकॉनमी को प्रमोट करते हैं, वेलफेयर और प्रोटेक्शन देते हैं अपने सिटीजन्स को, अपनी इकॉनमी को। ठीक है। उसके बाद है टैक्सेस आर क्रूशियल टू फॉर रेवेन्यू जनरेशन एंड सर्व नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव्स। टैक्सेस जो है ना वो रेवेन्यू जनरेशन के लिए काम आता है और सर्व करता है नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव्स को। नॉन ऑब्जेक्टिव रेवेन्यू क्या है वो भी अभी हम पढ़ेंगे, और सच एज इम्प्लीमेंटिंग गवर्नमेंट पॉलिसीज़ एंड इंश्योरिंग फेयर वेल डिस्ट्रीब्यूशन। सही ना। इम्प्लीमेंटिंग गवर्नमेंट पॉलिसीज़ जो होती हैं उसको इम्प्लीमेंट करने में भी काम आता है, और उसके बाद जो है श्योर करता है कि फेयर वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन हो अमंग दी सिटीजन। सही है ना। गवर्नमेंट पॉलिसीज़ में अभी बात करते हैं। पहले फेयर वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन में आपको बता दूं कि होती क्या है। फेयर वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन वो होती है कि इक्वल अपॉर्चुनिटी, सबसे पहले तो इक्वल अपॉर्चुनिटी इंश्योर करती है कि सबके पास, पूरी इकॉनमी के हर एक सिटीज़न के पास जो है ना एक्सेस हो कि वो एजुकेशन ले सके, हेल्थ केयर ले सके। उसके बाद जो है ना एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हों। उसके बाद दूसरा फेयर डिस्ट्रीब्यूशन में, फेयर वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन में ये आता है कि प्रोग्रेसिव टैक्सेशन हो, कि जैसे हायर इनकम टैक्स वाला जो है ना वो हायर टैक्स दे रहा हो, रिड्यूस कर रहा हो इनइक्वालिटी को। ठीक है ना। उसके बाद सोशल सेफ्टी नेट्स होता है जो स्टैब्लिश करता है स्ट्रॉन्ग सोशल सेफ्टी नेट्स को टू प्रिवेंट एक्सट्रीम पोवेरिटी मतलब जो है गुर्बत को कम से कम करने की कोशिश की जाती है, सपोर्ट दी जाती है इकोनॉमिक चैलेंजेस को। इसलिए हम फेयर डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, इसके मतलब की बात करें, इसके पर्पसेस की बात करें। मिनिमम वेजेस पॉलिसी सेट की जाती है। आजकल मेरे ख्याल में मिनिमम वेज जो है 35,000 चल रही है। हर साल के बजट में कोई ना कोई मिनिमम वेज की डिस्कशन होती है, तो हर साल कोई ना कोई मिनिमम वेज डिस्कस की जाती है। तो इस मिनिमम वेज इन्फ्लेशन के थ्रू डिसाइड की जाती है कि इन्फ्लेशन आजकल ये चल रहा है, तो डेफिनेटली मिनिमम वेज फिर इस तरह से होगी तो एक बंदा जो है अपनी बेसिक नीड्स को पूरा कर पाएगा। ठीक है। एक तो ये हो गई, और जो है ना अफोर्डेबल फाइनेंशियल सर्विसेज अवेलेबल फॉर बीइंग वेल्थ बिल्डिंग अपॉर्चुनिटीज़। ऐसी अफोर्डेबल फाइनेंशियल सर्विसेज हों, जैसे लोन वगैरह हो गई सबके लिए, ताकि वो अपनी जो है ना अपॉर्चुनिटीज़ अपने लिए बिल्ड कर सकें, इन्वेस्टमेंट करें वो ज़ाहिर है उस फेयर वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन में, एजुकेशन के अंदर, ताकि हमारी सबके पास एजुकेशन हो और इकोनॉमिक ग्रो करे, इंडिविजुअल जो है एम्पावरमेंट में आए। उसके बाद जो है ना इनकरेज करता है बिजनेस प्रैक्टिसेस को, कम्युनिटी को कंट्रीब्यूट करता है कंपनीज़ के अंदर। वो कैसे करता है वो हम सब डिस्कस करेंगे। फिलहाल मैं आपको ये वेल्थ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रही हूँ, फेयर वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन की। ठीक है ना। इकोनॉमिक इम्प्लीमेंटिंग गवर्नमेंट पॉलिसीज़ जो है वो ये है कि पॉलिसीज़ जो भी वो बनाता है, ठीक है ना, उसको वो किस तरीके से इम्प्लीमेंट करेगा। ऐसे वाले फंड्स की ज़रूरत होती है, तो वो फंड्स कहाँ से आते हैं? हमारे टैक्सेस के थ्रू ही आते हैं, जो वो रेवेन्यू जनरेट करते हैं। सही है ना। पहली बात तो हमने इंट्रोडक्शन इसका पूरा पढ़ लिया। अब क्या है नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव ऑफ टैक्सेशन, वो पढ़ते हैं अब हम। नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं टैक्सेशन में? सबसे पहले जो है ना एडमिनिस्ट्रेशन ऑपरेशन को चलाने के लिए फ़ंड्स को कलेक्शन करना।
डेफिनेटली वो जो है हमारे टैक्सेशन के थ्रू होती है। टैक्स जो हम पे करते हैं उससे हमारी गवर्नमेंट के ऑपरेशन जो एडमिनिस्ट्रेशन हैं वो सारी चलती हैं, ठीक है ना। और उसके बाद पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन, उस फंड्स को यूटिलाइज़ करना कि गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ अब आ रही हैं या कुछ भी एक्टिविटीज़ होती हैं पॉलिसीज़ में गवर्नमेंट की, उसकी एग्जांपल अगर मैं आपको दूं तो वो ये कह सकते हैं कि कौन कौन सी हैं। लाइक गवर्नमेंट पॉलिसीज़ वो होती हैं जो टैक्सेशन सिस्टम लेकर आती हैं कि अब टैक्सेस ये होंगे, बजट्स को डिसाइड करना, किस तरीके से रेट्स को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करना है। उसके बाद जो है सोशल और इकोनॉमिक्स और सोशल कंडीशंस को किस तरह से इकोनॉमी में कंट्री के अंदर शेप में लेकर आना है। सारे टैक्सेस वगैरह और सोशल वेलफेयर पॉलिसीज़, अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स किस तरीके से देने हैं। अनफॉर्चुनेटली अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स पाकिस्तान में तो मिलते नहीं हैं, बट इसका मतलब तो यही होता है ना। बहरहाल गवर्नमेंट पॉलिसीज़, इकोनॉमिक ग्रोथ किस तरह होगी, इन्वायरमेंटल डेवलपमेंट किस तरह होगी, हमारी इकोनॉमी किस तरीके से सस्टेन करेगी। आजकल जो है ट्रेड पॉलिसीज़ जो है वो डिसाइड करता है पॉलिसीज़, एंटी करप्शन किस तरह हम चलाएंगे, और उसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरह, इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे रोड कैसे बनने, किस तरीके से बनने, ये सब कुछ डिसाइड करना। मॉनेटरी पॉलिसी डेफिनेटली स्टेट बैंक डिसाइड करता है, बट उसमें गवर्नमेंट की इंटरवेंशन भी बहुत ज़्यादा होती है। तो वो किस तरह से इकॉनमी की बेसिस पर ही सारे रेट्स वगैरह डिसाइड किए जाते हैं। इन्फ्लेशन को कंट्रोल किस तरह करना है। एजुकेशन पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं। लेबर मार्केट के रेगुलेशन के, अब क्या कहते हैं, लेबर को किस तरीके से कंपनसेट करना है और अपॉर्चुनिटीज़ किस तरह दिलानी है। इसके अलावा जो है अपॉर्चुनिटीज़ के अलावा राइट्स एंड उनके राइट्स को किस तरह प्रोटेक्शन देनी है। उसके अलावा जो है अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट में हेल्थ केयर प्रोग्राम्स हो गए, हाउसिंग असिस्टेंस हो गई, जो है ना सपोर्ट करती है अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम में, ताकि सबके पास घर हो रहने के लिए। पर्पस तो यही होता है भाई रियलिटी पर हम नहीं जाते हैं, हम अपनी बुक पे बात करते हैं, ठीक है। फिलहाल तो टैक्सेशन पॉलिसीज़ में यही होता है। इनहेरिटेंस के टैक्सेस क्या होते हैं। इनहेरिटेंस सबसे ज़्यादा वो होते हैं, इनहेरिटेंस का मतलब ये होता है, सपोज द एग्जांपल ये है कि सपोज करें कि आपके मदर और फादर की एक प्रॉपर्टी है जो उनके जाने के बाद आपके नाम पे ऑटोमेटिकली हो जाएगी। तो वो जब वो प्रॉपर्टी आपके नाम होती है ना, तो उसको इनहेरिटेंस कहा जाता है। तो वैसे इनहेरिटेंस पे कोई टैक्स होता नहीं है, लेकिन क्या पता कभी वो डिसाइड कर लें सही है ना, इनहेरिटेंस, क्योंकि वो आपकी वेल्थ का पार्ट बन जाता है, ठीक है ना। उसके बाद है वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन। वो ऑलरेडी हम जो है विद इन दिस वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन जो है, फेयर डिस्ट्रीब्यूशन विद इन द सोसाइटी ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्या होता है कि सपोर्ट करना सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट गोल्स को, सच एज जैसे बिजनेस स्ट्रेंथ हो गई, थ्रू उनको एग्जाम्पशंस देना, वो भी ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। सेफ गार्ड करना अपनी लोकल इंडस्ट्रीज़ को, जो हमारी लोकल इंडस्ट्रीज़ हैं उनको सेफ गार्ड करें और इंपोर्ट पे ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स लगाएं, ताकि लोग इंपोर्ट कम करें और लोकल प्रोडक्ट ज़्यादा यूज़ करें, क्योंकि हमारे यहाँ इंपोर्ट भी बहुत ज़्यादा होती हैं। तो लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं, देखिए इंपोर्ट कराना ज़रूरी होती है, हर रिसोर्स हमारे मुल्क में अवेलेबल नहीं है। कुछ रिसोर्सेज ऐसे होते हैं जो हमें बाहर से ही इंपोर्ट करवाने पड़ते हैं। तो डेफिनेटली फिर हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो थोड़ा सा जो है ना हिलता है। तो उसको किस तरह कंट्रोल करना है वो भी हमारी जो है ना गवर्नमेंट डिसाइड कर रही होती है अपनी पॉलिसीज़ के थ्रू, सही है ना। इंटरनेशनल ट्रेड जैसे उसका आगे का है इंटरनेशनल ट्रेड नेगोशिएशन, क्योंकि डेफिनेटली हमने किसी भी मुल्क से इंपोर्ट करनी है तो उसको उसकी करेंसी में पेमेंट करनी है, और हमारी करेंसी PKR है। तो PKR का कन्वर्जन अगर हम डॉलर्स में करते हैं तो डेफिनेटली वो हाई हो जाता है, हमारे पास फिर डॉलर रिजर्व कम होते हैं, इन्फ्लेशन बढ़ता है, बहुत सारी चीज़ें। फिर वो चीज़ जो हम 1 रुपये की होती है वो हमें 10 रुपये की मिल रही होती है, ज़ाहिर है वो उस प्राइस महंगे हो जाते हैं। वो बेचते तो PKR में, लेकिन इंक्लूडेड डॉलर जो उन्होंने ख़रीदा होता है तो वो भी तो उन्हें कवर करना होता है ना, कॉस्ट तो कवर करनी होती है। तो ये पार्ट है। नॉन ऑब्जेक्टिव रेवेन्यू का लास्ट ये है कि काउंटरिंग इन्फ्लेशन को काउंटर करना, सही है ना। उसके बाद है सोशल ऑब्जेक्टिव में ये है कि साइंस एंड इनोवेशन को प्रमोट करना, जैसे यूनिवर्सिटीज़ वगैरह हो गई, उसमें साइंटिस्ट है, कोई साइंटिस्ट हो गए, कोई चीज़ इन्वेंट करना चाह रहे हैं, किसी पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो गई, ये सब गवर्नमेंट एक्सपेंस जो है वो बेयर कर रही होती है, और जो है ना बल्कि प्रमोट कर रही होती है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा ये चीज़ें करें तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट
इकॉनमी कोई होगा ना, अगर कोई बहुत अच्छी चीज़ इन्वेंट हो गई जिससे हमारी सोसाइटी को बेनिफिट होगा, सोशल बेनिफिट्स होंगे, तो ये सोशल ऑब्जेक्टिव में ये आ गया। उसके बाद मार्केट रेगुलेशन में ये है कि सब पर इक्वल टैक्स इम्प्लीमेंटेशन की जाए ताकि कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो कि एक बंदा बोले यार हमसे टैक्स ज़्यादा ले रहे हैं, उससे कम ले रहे हैं, ऐसा क्यों है। तो सबके लिए मार्केट रेगुलेशंस लॉ इक्वल हैं, अलग अलग किसी के लिए नहीं है, ठीक है ना। तो ये हमारे जो है ना नॉन रेवेन्यूज हो गए। उसके बाद क्या है, टैक्सेशन कलेक्शन कहाँ कहाँ से होती है, वो ये है कि एक तो सैलरी के थ्रू होती है। मूवेबल एसेट्स जो है ना, टैक्स ऑन मूवेबल एसेट्स वो होते हैं जो हेल्प करते हैं जो जैसे गाड़ी हो गई, गाड़ी वगैरह हो गई या मशीनरीज हो गई, मूवेबल एसेट्स, इनके ऊपर भी टैक्स होता है। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, फेयर वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन ही होता है। सही ना। सैलरी का टैक्स कलेक्शन का मतलब ये होता है कि रेवेन्यू कलेक्शन होता है, और टैक्स ऑन मूवेबल एसेट्स का पर्पस ऑब्जेक्टिव ये होता है कि फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ के अंदर। हायर टैक्सेस ऑन इम्पोर्ट ऑफ लग्जरी गुड्स, ये देखें इसका हायर टैक्सेस ऑन इम्पोर्ट ऑफ लग्जरी गुड्स। सबसे पहले मैं बता दूं क्या है कि हम जो है लग्जरी गुड्स वो होते हैं बहुत ज़्यादा लग्जरियस में जो आ जाते हैं, या हमने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा लग्जरी गुड्स कौन कौन से होते हैं। तो उनके ऊपर जब हम वो बाहर से मंगवाते हैं तो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पोर्ट ड्यूटीज़ और टैक्सेस इम्पोर्ट्स के वो सबसे ज़्यादा जो है ना लगाए जाए ताकि इम्पोर्ट कम से कम की जाए, लोग लोकल प्रोडक्ट्स पे शिफ्ट हों ज़्यादा से ज़्यादा, ना कि इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स पे। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, इम्पोर्ट को कम करना और अननेसेसरी गुड्स को बैलेंस लेकर आना, अननेसेसरी गुड्स को लेकर आना ये कम करना, और अपने बैलेंस ट्रेड को बैलेंस करना। जो हमारा ट्रेड है, जो हम ज़ाहिर है बैलेंस ऑफ पेमेंट मैंने आपको बताया था, बैलेंस ऑफ ट्रेड का मतलब क्या होता है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट होता है। तो हम जो है ना उसको सबसे ज़्यादा कंट्रोल कर सकें टैक्सेस लगा के। अलाउ एबिलिटी ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ये में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि प्रमोट करना रिसर्च एंड डेवलपमेंट को। सही है ना। इसका ऑब्जेक्टिव ये होता है, तो इससे क्या होता है कि इनकरेज करता है बिजनेसेस को टू इन्वेस्ट इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज़। ये जो है ना अलाउ करता है एक्सपेंडिचर्स को, ऐसे एक्सपेंडिचर्स जो है ना हम टैक्सेस में जो है ना अलाउ करता है डिडक्शन का, ताकि इनकरेज कर सकें बिजनेस को कि ज़्यादा से ज़्यादा वो इन्वेस्ट कर सकें ऐसे रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ में, ताकि नई नई इन्वेंशन हो और सोशल बेनिफिट्स ज़्यादा से ज़्यादा हों, ठीक है। ज़ीरो रेटिंग ऑन एक्सपोर्ट रिड्यूसिंग इम्पोर्ट टैक्सेस, इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, ज़ीरो रेटिंग ऑन एक्सपोर्ट का मतलब ये है कि हम जो है ना प्रमोट कर रहे होते हैं एक्सपोर्ट को। एक्सपोर्ट को मतलब यहाँ से चीज़ें बना के बाहर मुल्क में बेचना। तो अगर हम यहाँ से चीज़ें बना के बाहर मुल्क में बेचेंगे तो ज़ाहिर डॉलर्स हमारे पास आएंगे, या कोई और मुल्क में बेचेंगे किसी और करेंसी में, डॉलर्स हो गए, रियाल्स हो गए, और क्या कहते हैं धरम्स हो गए, विच कंट्री हम उसमें सोल्ड करें तो वो चीज़ें हमारे पास आएंगी। तो ये जो है इससे हमारी जो है ना एक्सपोर्ट बढ़ाना, ज़ीरो एक्सपोर्ट हमारी ज़ीरो रेटिंग का मतलब ये है कि एक्सपोर्ट पे ना ज़्यादा से ज़्यादा कोई टैक्स होता नहीं है वैसे। तो इसका ना टैक्स होने का मतलब ये है कि ये लोग एक्सपोर्ट को प्रमोट करना चाह रहे हैं और इम्पोर्ट टैक्सेस को बढ़ाते हैं ताकि इम्पोर्ट को ये कम कर सकें। टैक्सेस बढ़ाने का मकसद ये होता है, पर्पज़ ये होता है। उसके बाद है टैक्स क्रेडिट ऑन डोनेशंस ऑन अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन। भाई ज़ाहिर है टैक्स क्रेडिट मिलता है हमें उन डोनेशंस देने पे। ज़ाहिर है डोनेशंस देने का मकसद ही क्या होता है कि सोसाइटी की वेलफेयर करना, और टैक्सेस वो लोग गवर्नमेंट भी उन्हीं टैक्सेस से सोसाइटी की वेलफेयर कर रही होती है। तो अगर हम अप्रूव्ड डोनेशंस अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन को डोनेशंस दे रहे हैं तो जाहिर सी बात है हमारे टैक्स में फिर क्या होता है कि वो इसके क्रेडिट्स मिलते हैं हमें, हमारी टैक्स लायबिलिटी कम होती है। हम इसको फर्दर डिस्कस करेंगे, ये जस्ट एक ओवरव्यू है, एक इंट्रोडक्शन है, ठीक है ना। इन्वेस्टमेंट ज़्यादा से ज़्यादा करें तो इससे हमें क्रेडिट मिलता है हमारे टैक्स लायबिलिटीज़ के अंदर। एग्जाम्पशंस टू सॉफ्टवेयर एक्सपर्ट, अगर हम सॉफ्टवेयर पे देखो एग्जाम्पशंस है, अगर हम कोई सॉफ्टवेयर वगैरह की कंपनी है वो एक्सपोर्ट कर रही है तो ज़ाहिर है उसके ऊपर टैक्स एग्जम्पशंस होती हैं। इसका मतलब क्या है कि वो प्रमोट करना चाह रहे हैं सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज़ को, ठीक है ना। टैक्स एज मीन्स फॉर डेवलपमेंट, टैक्स इंसेंटिव्स ऑफ डेवलपमेंट जोन्स, इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है बिजनेस को अट्रैक्ट करना और इंडस्ट्रियल्स को ग्रोथ करना। डेवलपमेंट का मतलब ये है कि अट्रैक्ट करती है ये बिजनेसेस को ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस कर सकें और इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो सके, तो ये इंडस्ट्री ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो हो। तो इंडस्ट्री जितनी ग्रो होंगी भाई डेफिनेटली कहते हैं हमारी इकॉनमी जो है वो ग्रो करेगी, डेवलपमेंट की तरफ जाएगी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेंगी, प्रॉस्पेरिटी बढ़ेगी और क्या कहते हैं पॉवर्टी कम होगी। उसके बाद है प्रोग्रेसिव टैक्स।
प्रोग्रेसिव टैक्स का मतलब होता है वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन, वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड रीडिस्ट्रीब्यूशन, वेल्थ को दोबारा रीडिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है ना। तो इसको टैक्सेस लगाते हैं हम उस पर रिच पे, मतलब रिच का मतलब ये कह सकते हैं कि जो बहुत ज़्यादा अर्न कर रहे होते हैं उनके ऊपर जो है ना प्रोग्रेसिव टैक्स लगते हैं, ताकि हायर रेट उनके ऊपर लगाए जा सके, और लो इनकम ग्रुप वाले और लो रेट वाले जो है ना वो इस रीडिस्ट्रीब्यूशन और रिड्यूस इकोनॉमिक डिस्पैरिट से बच सकें, ठीक है ना। उनको कम से कम टैक्स देना पड़ता है। प्रोग्रेसिव टैक्स ये होता है हाई कस्टम ड्यूटी ऑन लग्जरी एंड लोकली मैन्युफैक्चरिंग गुड्स। तो इसका मतलब ऑब्वियसली वही है कि कस्टम ड्यूटी हमारी बहुत ज़्यादा हाई होती है इंपोर्ट कराते वक्त, और हम ताकि हम प्रमोट कर सकें अपनी लोकल इंडस्ट्रीज़ को। टैक्स क्रेडिट फॉर चैरिटी एंड डोनेशन, इसका मतलब वही है प्रमोट करना वेलफेयर एक्टिविटीज़ को। टैक्स क्रेडिट्स हमें मिलते हैं कि टैक्स क्रेडिट का मतलब ये होता है, टैक्स क्रेडिट का मतलब क्या होता है वो मैं आपको बता दूं। टैक्स क्रेडिट का मतलब ये होता है कि हमारी जो टैक्स लाइबिलिटी बन रही होती है ना जब हम रिटर्न फाइल कर रहे होते हैं, ये तो खैर बहुत आगे की बात कर रही हूँ मैं, हम जब आगे आगे लेक्चर्स पढ़ते जाएंगे तो डेफिनेटली आपको चीज़ें समझ आती जाएंगी। बट मैं एक छोटा सा मकसद बता दूँ कि टैक्स क्रेडिट होता क्या है। टैक्स क्रेडिट वो होता है कि जो हम रिटर्न फाइल कर रहे होते हैं और एट द एंड ऑफ द ईयर जो हमारी टैक्स लाइबिलिटी बन रही होती है उसमें हम ये जो हमने पेमेंट की भी होती हैं, जैसे चैरिटीज़ दी हुई होती हैं या डोनेशंस दिए हुए होते हैं, तो ये हमारी लाइबिलिटी से माइनस हो रहे होते हैं। तो इससे क्या होता है हमारी लाइबिलिटी कम हो रही होती है, लाइबिलिटी कम हो रही होती है तो हमारा पेबल भी कम हो रहा होता है, पेबल कम हो रहा होता है तो कभी कभी रिफंड की तरफ भी चला जाता है, ठीक है ना। दैट इज़ द पर्पज ऑफ टैक्स क्रेडिट फॉर चैरिटी डोनेशन। उसके बाद है टैक्स एग्जम्पशन फॉर चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। अच्छा, प्रमोट, इसका मकसद क्या होता है कि टैक्स एग्जम्पशन देने का मतलब क्या होता है कि इनके ऊपर टैक्स एग्जम्प्ट है, मतलब इनके ऊपर कोई टैक्स नहीं है। कौन लोग? चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन और एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, इनके ऊपर कोई टैक्स नहीं होता, इनसे कोई टैक्स चार्ज नहीं किया जाता। वो क्यों नहीं किया जाता? ताकि वो प्रमोट कर सके, उनको इनकरेज कर सके कि ज़्यादा से ज़्यादा चैरिटेबल और एजुकेशन एक्टिविटीज़ में वो इन्वॉल्व हों और ज़्यादा से ज़्यादा सोसाइटी सोशल नीड्स जो है वो फुलफ़िल हो, ताकि उनको ज़्यादा कॉस्ट उनकी ना लगे उसमें। और सबसे ज़्यादा जो है ना टैक्स इंसेंटिव्स होते हैं एग्रो बेस्ड प्रोजेक्ट लाइक एग्रीकल्चर, ये लोग प्रमोट करते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर को, ज़्यादा से ज़्यादा एग्रीकल्चर करें तो इससे क्या होगा कि हमारी अपनी लोकल प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा बनेगी ना। अब हमारे इकोनॉमिक रिसोर्सेज में एग्रीकल्चर, हमारे पास ज़मीनें बहुत हैं तो वो सारे जो एग्रीकल्चरिस्ट हैं वो फेडरल लेवल पर टैक्स नहीं देते भाई, लेकिन हाँ उनके ऊपर जो है टैक्सेस हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन वो है प्रोविंशियल लेवल पे। अब वो हम पढ़ेंगे उसका डिफरेंस आगे जाके, फिलहाल जो इसके मैं ओवरव्यूज़ आपको दे रही हूँ तो वो आपको समझ में आने चाहिए। उसके बाद है बेसिक टैक्स लॉज कौन से होते हैं। तो बेसिक टैक्स लॉज ये हैं कि इक्वालिटी, बराबरी, ठीक है, इक्वालिटी बराबरी, पेमेंट शुड बी प्रोपोर्शनल टू इनकम एंड अप्लाइड इक्वालिटी टू ऑल कंसर्न एरियाज। सही ना, इक्वालिटी इसका मतलब ये है कि ना शुड बी फेयर प्रोपोर्शन, सबके साथ इक्वल होना चाहिए, फेयर प्रोपोर्शन होना चाहिए, इक्वल ट्रीटमेंट होनी चाहिए हर टैक्स पेयर के साथ। ऐसा नहीं है किसी के साथ कम किसी के साथ ज़्यादा, इक्वल अपॉर्चुनिटी, वो इक्वल ट्रीटमेंट होनी चाहिए, सर्टेनिटी होनी चाहिए, टैक्स लाइबिलिटी शुड बी क्लियर होनी चाहिए और सर्टेन होनी चाहिए, सबके लिए एक ही लाइबिलिटी, एक ही मतलब अगर रेट अप्लाई होगा एक ही तरीके से, चाहे वो अमीर हो गरीब हो या जो भी हो, अगर वो टैक्स पेयर की लिस्ट में आ रहा है तो उसकी बात कर रही हूँ मैं, जो रजिस्टर्ड बनता है, ठीक है ना। कन्वीनियंस ऑफ पेमेंट, ज़ाहिर है अगर लाइबिलिटी बन रही है तो फिर उसके बाद पेमेंट्स कन्वीनियंस हो हमारी, ठीक है, टैक्स पेयर की, ईजिली आप जो है वो एक चालान बनाया, इतना ज़्यादा बर्डन ना बने, चालान बनाया और पेमेंट कर दी थ्रू कैश, ठीक है ना। एबिलिटी टू पे, टैक्स प्रिंसिपल ऑफ फॉर लिवाई टू टैक्स का मतलब ये होता है कि एबिलिटी टू पे प्रिंसिपल्स। सही ना, इसका मतलब ये है कि उस बंदे की इनकम ये इतनी है कि वो एबल है, वो इतना एबल है कि वो टैक्सेस पे कर सकता है, उसकी कैपेसिटी ये है, सही है ना। उसके बाद है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन प्रिंसिपल्स, मेरे ख्याल में ये हम बहुत ज़्यादा पढ़ चुके हैं। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन प्रिंसिपल इनकम वेल्थ एंड ट्रांजेक्शन में भी टैक्स एज फिक्स परसेंटेज इनकरेज दोज हु अर्न स्पेंड मोर कंट्रीब्यूट मोर। इसका मतलब देखें सिंपली यही है कि प्रिंसिपल इनकम और वेल्थ ट्रांजेक्शन में भी टैक्स ऐसा फिक्स परसेंटेज जो है ना, प्रिंसिपल इनकम जो है, इनकम वेल्थ और उसके ट्रांजेक्शन जो है वो टैक्स हो रही है एक फिक्स्ड परसेंटेज पर, ताकि इंश्योर कर सकें कि वो ज़्यादा से ज़्यादा कमा रहा है, जितना ज़्यादा वो अर्न कर रहा है उतना ज़्यादा वो कंट्रीब्यूट कर रहा है, कंट्रीब्यूशन उसका उतना ज़्यादा है, जितना वो अर्न कर रहा है उतना ज़्यादा वो कंट्रीब्यूट कर रहा है। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन प्रिंसिपल का मतलब ये हो गया, ठीक है। उसके बाद है स्ट्रक्चर ऑफ टैक्सेस, प्रोपोर्शनल टैक्स वो होते हैं फ्लैट टैक्स,
जिसकी सेम परसेंटेज होती है ऑफ इनकम इज़ रिक्वायर्ड फ्रॉम ऑल टैक्स पेयर इज इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर अर्निंग। मतलब एक फिक्स्ड उन्होंने कर दी है, और अब इतनी आपने जो है ना प्रोपोर्शनल फ्लैट टैक्स आपने उतना देना, चाहे आपकी इनकम जितनी भी हो। रिग्रेसिव टैक्सेस ये है कि लार्जर परसेंटेज ऑफ फ्रॉम लो इनकम इंडिविजुअल कंपेयर टू हाई इंडिविजुअल। एक्सप्लेन करते हैं, ये इम्पोज किया जाता है। ये रिग्रेसिव जो होता है ना, वो हिट सबसे ज़्यादा उस पर करता है लोअर इनकम वालों पे, सबसे ज़्यादा हार्ड उन लोगों के लिए होता है। ये कंट्रास्ट होता है प्रोग्रेसिव टैक्सेस के लिए। तो रिग्रेसिव में ये होता है कि बेचारे जो कम कमाने वाले होते हैं ना, उनको भी टैक्स देना होता है, तो वो जो कम कमाने वालों के ऊपर जो बर्डन आता है ना, वो बहुत ज़्यादा होता है। रिग्रेसिव टैक्स का मतलब अपोजिट होता है प्रोग्रेसिव टैक्स का। प्रोग्रेसिव टैक्स में ज़्यादा से ज़्यादा अर्न करने वाला ज़्यादा से ज़्यादा पेमेंट कर रहा था, उसके लिए तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। मगर कम से कम अर्न करने वाला कम से कम पेमेंट भी कर रहा हो, तो भाई उसके लिए बड़ी प्रॉब्लम होती है कि वो क्यों 1000 रुपये भी कंट्रीब्यूट करें। इतना मतलब 35,000, अभी तो मिनिमम क्या कहते हैं ईयरली मेरे ख्याल में 6 लाख रुपए है, 6 लाख रुपए तक की एग्जेम्पशन है। 6 लाख को अगर हम डिवाइड करें पर मंथ, तो उसकी इनकम क्या आ रही होगी? मेरे ख्याल में 40,000 रुपये और 40,000 इसी तरीके से कुछ आ रही होगी। 40,000 रुपये कमाने वाला, 40-45,000 रुपये की रेंज में कमाने वाला बंदा अगर टैक्स भी पे करेगा, तो वो पर मंथ अपने एक्सपेंसेस किस तरीके से पे करेगा? ये रिग्रेसिव टैक्स की एक मिसाल है। सही है ना? जिस तरीके से इन्फ्लेशन चल रहा है। उसके बाद है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टैक्स लॉ। इन्फोर्स्ड कॉन्ट्रीब्यूशन, टैक्स पेमेंट जो है वो मैंडेटरी है एंड नॉट वॉलेंट्री। वॉलेंट्री मतलब ये रज़ाकाराना तौर पे नहीं है, मैंडेटरी है कि आप स्लैब के 6 लाख से ऊपर गए सैलरी में, आपके ऊपर लागू होता है, ये मैंडेटरी होता है। मैंडेटरी मतलब ज़रूरी है कि आप उसको टैक्स को पे करें अपने ऊपर, जो अभी गवर्नमेंट ने इम्पोज किया है। ठीक है ना? चाहे वो इंडिविजुअल हो या कंपनी हो, हु एवर। तो एक स्लैब रेट्स मैंने एंड में दिए हुए, वो हम डिस्कस करेंगे। वो हर साल जो है ना बजट के अकॉर्डिंग चेंज होते रहते हैं, तो हमें हर साल रेट्स पर जो है ना अपना फोकस रखना होता है और अपडेट होते रहना चाहिए। ठीक है ना? उसके बाद कैश पेमेंट भी हम जर्नली कर सकते हैं चालान वगैरह के थ्रू। ठीक है ना? वो ऑलरेडी ऊपर हम पढ़ चुके हैं। प्रोपोर्शनल करेक्टरिस्टिक्स का नेचर भी हम पढ़ चुके हैं। ट्रांजेक्शन और प्रॉपर्टीज़ ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ टारगेट होते हैं कि किस तरीके से हम जो है लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क में अपनी जो है ना रेवेन्यू कलेक्शन कर सके, जनरेट कर सके अपने फंड्स जो हैं। कौन? गवर्नमेंट। ठीक है ना? उसके बाद स्टेट विद जुरिडिक्शन, टैक्स लिवाइड बाय द स्टेट विद जुरिडिक्शन ओवर द पर्सन ऑफ द प्रॉपर्टी। ये अप्लाई होता है इंडिविजुअल्स पे जो प्रॉपर्टीज़ पे ट्रांजैक्शन कर रहे होते हैं। ठीक है ना? और तो उनके ऊपर जो प्रॉपर्टीज़ जो होती है ना, जैसे कराची हो गई, पाकिस्तान, सिंध हो गया, पंजाब हो गया, बलूचिस्तान, ये अलग अलग जो है ना जुरिडिक्शन होती हैं उनकी। फिर कराची की अलग जुरिडिक्शन है। जिनकी जहाँ की जुरिडिक्शन होती है, उनके टैक्स रेट्स भी उस तरीके से ही इम्प्लीमेंट हो रहे होते हैं। पब्लिक पर्पस, टैक्स लिवाइड फॉर पब्लिक पर्पजेज, टैक्स आर इम्पोज टू सपोर्ट गवर्नमेंट इनिशिएटिव प्रोजेक्ट्स एंड प्रोग्राम। भाई इसकी सबसे बड़ी मिसाल तो ये ले लो कि इन लोगों ने जो फंड्स लिए थे उस पर टैक्सेस लगाने के थ्रू, डोनेशन के थ्रू के क्या कहते हैं ना, डैम बना रहे हैं हम। भाई पब्लिक पर्पस के लिए था वो, जाहिर सी बात है। तो आप लोग पेमेंट कराना शुरू कर दें, या फिर हमारा टैक्सेस लगा दिए कि भाई इतना परसेंट जो है ना हम आपसे टैक्स लेंगे आपकी इनकम पर, ताकि हम वो कंट्रीब्यूट करें डैम बनाने में। तो भाई ऐसा डैम बना तो नहीं, कलेक्शन उनकी बहुत सारी हुई और वो पैसा कहाँ गया किसी को उसका कुछ पता ही नहीं है। ठीक है ना? एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये है कि फिस्कल एडिकेसी क्या होती है? फिस्कल एडिकेसी होती है टोटल रेवेन्यू sources should be sufficient to cover government expenditure with the flexibility to adapt the variation in public spending। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि फिस्कल एडिकेसी वो होती है कि ये इंश्योर करना कि वो जो गवर्नमेंट ने सारा रेवेन्यू और सोर्सेस जो है कलेक्ट किया है, वो फ्लेक्सिबिलिटी के साथ और सारे पब्लिक स्पेंडिंग में वो एक्सपेंडिचर कर सके, जितने भी ज़रूरी एक्सपेंडिचर्स हैं तो वो सारे एक्सपेंडिचर्स वो कर सके और उन सबको कवर कर सके। ठीक है ना? अगर वो एक्सपेंडिचर कवर नहीं होते तो डेफिनेटली अब देख लो ना, हमने हमारी इकॉनमी के एक्सपेंडिचर कवर नहीं हो सके तो हमने IMF से लोन लिया, वर्ल्ड बैंक से लोन लिया, कर्जदार हुए बैठे हैं, इकॉनमी क्रैश पे चल रही है। तो ये इकनॉमिक्स का और टैक्सेशन का ताल्लुक जो है ना बिल्कुल बहुत ज़्यादा इंटर रिलेटेड होता है। तो मेरे ख्याल में अगर आपने ना इनकम टैक्स पढ़ना है ना, तो इकॉनमी भी थोड़ी पढ़ ले तो ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आएंगी चीज़ें, क्योंकि इसमें इकॉनमी का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा रहता है। ठीक है ना? बहरहाल
come to the back to the taxation. इक्वालिटी और थ्योरेटिकल जस्टिस शुड बी बेस्ड ऑन सिटीजन एबिलिटी टू पे। इसका मतलब क्या है कि टैक्सेस जो है ना शुड बी बेस्ड सिटीजन टू पे। जाहिर सी बात है भाई, जो उस स्लैब में फॉल करता है कि वो पेमेंट करे टैक्सेस की, तो वो उसको करनी चाहिए, उसकी ड्यूटी है कि वो पे करे। एक अनएम्प्लॉयमेंट आदमी है, वो तो नहीं पे कर सकता ना वो तो वो तो इतना एबल नहीं है कि वो पे कर सके। तो हमेशा टैक्सेस उन्हीं सिटीजन पे बेस कर रहे होते हैं जो कैपेबल होते हैं, जिनकी अर्निंग इतनी होती है, जिन बिजनेसेस की इतनी अर्निंग होती है, तो बर्डन भी हमेशा उन्हीं के ऊपर होता है। ठीक है ना। एडमिनिस्ट्रेटिव फिजिबिलिटी क्या है, क्लियर हो, इन्फोर्सेबल हो और कन्वीनियंट टैक्स सिस्टम हो। A successful system should be easily understood by taxpayer। टैक्सपेयर के लिए easily understandable हो टैक्स सिस्टम, जो भी उन्होंने हमारी गवर्नमेंट ने बनाया है। और कॉम्पिटेंट हो, ऑफिशियल हो, एक्सेसिवली बर्डनिज्म टू डिस्करेज इकोनॉमिक एक्टिविटी। सबसे ज़्यादा बर्डन डालना भी डिस्करेज करता है इकोनॉमिक एक्टिविटी को। ठीक है ना। उसके बाद जो है ना, बहुत ज़्यादा बर्डन डालोगे ना तो भाई इंडस्ट्रीज़ वाले सबसे ज़्यादा, लोकल को तो छोड़ ही दो, इंडस्ट्रीज़ वाले सबसे ज़्यादा अपनी इंडस्ट्री बंद करते हैं और मुल्क छोड़ के भाग जाते हैं और किसी मुल्क में जाके जो है ना काम करना शुरू कर देते हैं। तो इससे नुकसान क्या होता है, सबसे ज़्यादा हमारी इकॉनमी को नुकसान होता है, अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो जाती हैं और फिर जो है ना लोग बेरोज़गार भी हो जाते हैं और मुल्क में भी पैसा जनरेट होना बंद हो जाता है और उसको फ़ायदा हो रहा है दूसरे वाले मुल्क को, जहाँ जाके वो बिजनेस कर रहा है। कंसिस्टेंसी विद इकोनॉमिक गोल, टैक्स शुड बी अलाइन विद गवर्नमेंट इकोनॉमिक गोल्स। सही ना। हमारे इकोनॉमिक गोल्स क्या होते हैं भाई, कि हमारी जो है ना इकोनॉमी ऊपर की तरफ जाए, लेकिन फ़िलहाल तो नीचे की तरफ जा रही है क्योंकि डेट ही हमारा इतना है, कर्ज़ की तरफ इतने हैं हम। तो हमारा जो है ना गोल ही यही है, इकोनॉमिक गोल, गवर्नमेंट का इकोनॉमिक गोल यही है कि सबसे ज़्यादा जो है ना क्या कहते हैं, शो टैक्सेस पॉलिसीज़ के थ्रू हम अपनी इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव को और अपनी सर्विसेज को इम्प्रूव करें और क्या कहते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट की तरफ जाएं और इसका सही यूजेज करें। ठीक है। अच्छा अब हमारा टॉपिक है फॉर्म्स ऑफ एस्केप फ्रॉम टैक्सेशन। वो कौन कौन से फॉर्म हैं टैक्सेशन के फॉर्म जिससे हम जो है स्केप का मतलब तो वैसे भागना होता है, तो वो कौन कौन सी फॉर्म है जिससे हम टैक्सेशन से भागते हैं और शिफ्ट कर देते हैं किसी और के ऊपर। तो उसकी 3 डेफिनेशन है, शिफ्टिंग, ट्रांसफॉर्मेशन एंड एग्जाम्पशन। सबसे पहले तो मैं इसकी एग्जाम्पल देती हूँ। इसमें डेफिनेशन में लिखा हुआ है शिफ्टिंग की कि ट्रांसफरिंग द टैक्स बर्डन फ्रॉम वन पार्टी टू अनदर। ठीक है ना। दूसरी ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, मैन्युफैक्चरर और प्रोड्यूसर बर्डन बाय टैक्स, इम्प्रूव प्रोडक्शन प्रोसेस टू रिकवर कॉस्ट एंड टैक्स एग्जाम्पशन ग्रांटिंग इम्यूनिटी फ्रॉम फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस। ठीक है। ये 3 डेफिनेशन हो गई। अब इनका मतलब मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले तो मैं एग्जाम्पल की तरफ जाती हूँ। ये एग्जाम्पल शिफ्टिंग किस तरीके से होती है। देखो, एक मैन्युफैक्चरर है, एक कंपनी है, वो प्रोडक्ट बना रही है, तो जाहिर है उसकी कॉस्ट लगती है। तो जब वो कॉस्ट लगती है, वो मार्केट में लॉन्च करने लगता है, ख़रीदने में भी उसकी कॉस्ट जारी होती है, बेचने में भी उसकी कॉस्ट जारी होती है। तो वो क्या करता है कि वो सबसे पहले वो जो क्या कहते हैं मैन्युफैक्चरर होता है, वो डायरेक्टली तो मार्केट में नहीं जाता, पहले वो देता है डिस्ट्रीब्यूटर को। तो वो जो है ना टैक्स उसकी कॉस्ट में प्लस करके और फिर टैक्स लगा के, कॉस्ट में भी प्लस करेगा और फिर टैक्स लगा के डिस्ट्रीब्यूटर को देता है। तो डिस्ट्रीब्यूटर फिर क्या करता है कि दे तो देता है, टैक्स शिफ्ट हो गया, उसने डिस्ट्रीब्यूटर से वो टैक्स भी रिकवर कर लिया और टैक्स भी ले लिया। उसके बाद क्या किया, अपनी कॉस्ट का पार्ट बना के उसके बाद टैक्स शिफ्ट हो गया। ठीक है। अब क्या हो गया, वो कॉस्ट का पार्ट भी हो गया, उसने टैक्स भी कलेक्ट कर लिया, उसने पेमेंट कर दी एक मैन्युफैक्चरर ने। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटर का क्या काम है डिस्ट्रीब्यूटर ने चीज़ तो खरीद ली, परचेज पे टैक्स दे दिया, और जब वो बेचने जाएगा तो वो शिफ्ट करेगा डिस्ट्रीब्यूटर किसको, डिस्ट्रीब्यूटर जाता है हमेशा, वो क्या कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटर जाता है होलसेलर के पास, होलसेलर पे अपनी कॉस्ट का पार्ट बनाता है, उसी टैक्स को जो उसने पे किया है उसको ऊपर शिफ्ट कर देता है, फिर उससे जो है ना टैक्स भी कलेक्ट कर लेता है। और जो है ना इस तरह क्या होता है कि टैक्स का बर्डन अब होलसेलर के ऊपर चला गया, फिर होलसेलर सिमिलरली रिटेलर के ऊपर वो टैक्स शिफ्ट करता है और रिटेलर जो है वो रिकवर करता है कंज्यूमर पर, यानी कि हम आवाम जनता जो चीज़ खरीद रहे होते हैं, आवाम नॉर्मल पीपल जो हम चीज़ खरीद रहे होते हैं, तो वो सारे कॉस्ट भी पे कर रहे होते हैं और टैक्स भी, हम सेल्स टैक्स पे कर रहे होते हैं चीज़ खरीदने के लिए। तो वो सारा बर्डन घूम फिर कर कहाँ आता है, हम जैसे एक क्या कहते हैं
लोगों के ऊपर, ठीक है ना। तो ये होती है टैक्स शिफ्टिंग। तो ये बड़ी अक्लमंदाना प्रोसेस होता है स्केप करने का। आम आवाम पर आता है टैक्स इसी तरीके से। ट्रांसफॉर्मेशन यही होता है कि एक टैक्स का बर्डन जो है दूसरे बंदे पर शिफ्ट किया जाए और ट्रांसफॉर्म किया जाए और फिर अपनी कॉस्ट को जो है ना रिकवर किया जाए। ऐसे हम जो है ना इन चैप्टर्स को, बिजनेस के चैप्टर्स में जब हमारे सेक्शंस शुरू होंगे बड़ी डिटेल में पढ़ेंगे। बस ये तो एक अभी जो है एक इंट्रोडक्टरी और पूरा इनकम टैक्स का एक समरी है जो मैं एक इंट्रोडक्शन में आपको पढ़ा रही हूँ। छोटी छोटी चीज़ें जो आप लोग समझ लें, जो आगे टर्म्स आएंगी वो आपकी समझ में आ रही हूँ। टैक्स एग्जाम्पशंस का मतलब यही होता है कि ग्रांटिंग इम्यूनिटी फ्रॉम फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस। जो टैक्सेस हैं वो एग्जाम्प्ट हो जाते हैं। डेफिनेटली जो टैक्स लग रहा होता है 10% तो वो एग्जाम्प्ट हो जाता है, ठीक है ना। पर मकसद यही होता है टैक्स एग्जाम्पशन का। उसके बाद हम देखते हैं कि ना उसके बाद हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू डिफरेंट टैक्सेशन लॉज। वो क्या होता है? डायरेक्ट टैक्सेस एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस, सही ना। अब डायरेक्ट टैक्सेस कौन से होते हैं वो मैं आपको बता दूं। इनकम टैक्स जो हम अर्न कर रहे होते हैं सैलरी के थ्रू, बिजनेस के थ्रू, कैपिटल गेन के थ्रू या किसी अदर सोर्सेज के थ्रू। 5 सोर्सेज मैंने आपको बता दिए, ठीक है ना। कैपिटल वैल्यू में इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ हो गई, प्रॉपर्टीज़ बेचना है, ख़रीदना है, उसके ऊपर क्या कहते हैं, जाहिर सी बात है ज़मीन हमने 1 लाख की ख़रीदी, वो बिकी 3 लाख रुपए की, तो वो जो 3 लाख रुपए की बिकी है तो 2 लाख रुपए ना वो कैपिटल गेन होता है, तो उसके ऊपर भी टैक्स लगता है, ठीक है ना। अब वो कैसे लगता है, उसके रेट्स कैसे होते हैं, ज़ाहिर है इनके होल्डिंग पीरियड्स होते हैं, वो हम कैपिटल गेन के टॉपिक में पढ़ेंगे, सही ना। ये बहरहाल ये दिस इज़ द पार्ट ऑफ डायरेक्ट टैक्स। और इनडायरेक्ट टैक्सेस कौन से होते हैं? कस्टम ड्यूटीज़ हो गई, जो हम इम्पोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, उस पर कस्टम ड्यूटीज़ जो लगती हैं, कस्टम टैरिफ्स होते हैं। ये सारा जो है ना फेडरल एक्साइज ड्यूटीज़ का पार्ट भी होते हैं, ठीक है ना। उसके बाद सेल्स टैक्स जो है आजकल 18% चल रहा है पाकिस्तान में। सेल्स टैक्स स्ट्रेट अवे फ्लैट है, ये फ्लैट टैक्स है। स्ट्रेट अवे सेल्स टैक्स जो है वो 18% है, सही है ना। जो आप मंथली बेसिस पे हम फाइलिंग कर रहे होते हैं सेल्स टैक्स की, तो सेल्स टैक्स हो गया ये आपका। उसके बाद जो है ये इनडायरेक्ट टैक्स का पार्ट है। उसके बाद टैक्स रिलीफ क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन कौन सी होती है? क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन क्या होता है और टैक्स रिलीफ क्यों है इसके ऊपर? वो ये है कि एक तो सबसे बड़ी बात ये कि हमारी उनके साथ कम से कम 50 एग्रीमेंट्स, ट्रीटीज़ साइन हुई हैं, ठीक है ना। इसलिए क्योंकि वो ऑलरेडी वो वहाँ पे टैक्स दे चुके होते हैं, तो पाकिस्तान में क्यों टैक्स देंगे भाई? कोई बंदा है वो पाकिस्तान में बैठ के बाहर से कमा रहा है, ऑनलाइन अर्न कर रहा है, या उसका बिजनेस वहाँ पर है, वहाँ से उसके पास पैसा आ रहा है, तो ज़ाहिर है उस गवर्नमेंट को तो पैसा दे रहा है ना वो, और हमारे मुल्क में लेकर आ रहा है। तो मुल्क में जब पैसा आ रहा है तो इकॉनमी ग्रो कर रही है, इकॉनमी में इम्पैक्ट आ रहा है, फाइनेंशियल रेवेन्यू वो गवर्नमेंट का जो है रेवेन्यू जो है वो जनरेट हो रहा है, तो इसीलिए वो उसके ऊपर एग्जाम्पशंस लगाती हैं क्रॉस बॉर्डर के ऊपर। ये इसको भी हम अभी डिटेल में पढ़ेंगे। ज़ाहिर है डबल टैक्सेशन तो नहीं कर सकते ना कि हम वो वाले मुल्क में भी टैक्स दें फिर अपने मुल्क में आके भी टैक्स दें, तो पागल 2 दफ़ा टैक्स क्यों दें? तो ये जो हमारी जो है ना क्या कहते हैं फॉरेन इनकम होती है, उसके ऊपर हमेशा जो है ना टैक्सेशन होते हैं। और क्योंकि एक तो वजह ये होती है कि हमारी ट्रीटीज़ हैं, एग्रीमेंट्स हैं उन लोगों के साथ। दूसरी, अगर किसी मुल्क के साथ हमारा एग्रीमेंट नहीं है तो फिर उसकी वर्किंग किस तरह होती है वो हम पढ़ेंगे फॉरेन सोर्सेज ऑफ इनकम के अंदर। ये टैक्स क्रेडिट में भी आता है ठीक है ना, इसको हम इन डिटेल पढ़ेंगे। उसकी फिर ये होता है कि कंपेयर किया जाता है कि दोनों मुल्कों में से सबसे ज़्यादा टैक्स किसका बन रहा है। अगर हमने कितना वहाँ पे कर दिया है तो जो हायर टैक्स होता है वो हमने पेमेंट करनी होती है अपने मुल्क के अंदर। ये होती है इसकी यूनिलेटरल क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन की मतलब, ठीक है ना। उसके बाद जो है हिस्ट्री की तरफ आ जाते हैं। अगर हम हिस्ट्री ऑफ टैक्स लॉस क्या है पाकिस्तान में, हिस्ट्री सबसे पहले ये है कि ये फॉर्मल इनकम टैक्स एक्ट था 1860 में, जब ब्रिटिश एम्पायर ने एक फॉर्मल इनकम टैक्स एक्ट इंट्रोड्यूस करवाया था। उनका एम था बजटरी डेफिशिएट को कम करना। फिर उसके बाद वॉर, इंडिपेंडेंसी का दौर आया। फिर 1886 में जनरल इनकम टैक्स एक्ट बना ये। उसके बाद जो है 1918 में ये ग्रांटेड हुआ सुपर टैक्स के थ्रू, सही ना। एक्ट कंसोलिडेट किया गया वॉर टाइम के टाइम पे, सही है ना। सुपर टैक्स एक्ट 1920 और इनकम टैक्स एंड सुपर टैक्स एक्ट वर्ड लेटर कंसोलिडेटेड। उनको कंसोलिडेटेड मतलब जमा कर दिया। कंसोलिडेटेड का मतलब होता है जमा करना, उनको जमा कर दिया गया इनकम टैक्स एक्ट ऑफ 1912 की तरह, सही ना, जो पूरे पाकिस्तान पे इफेक्ट हुआ कब तक 30 जून 1979 तक। उसके बाद इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस आया
1979 में उसमें जो है ना प्रीवियस लेजिस्लेशन को जो है ना रिप्लेस किया गया और उसको ज़्यादा से ज़्यादा इफेक्टिव बनाया गया। कब? 1 जुलाई 1979 को अमेंडमेंट्स की गई। अमेंडमेंट्स SROs के थ्रू, SRO को कहते हैं स्टैच्यूटरी रेगुलेटरी ऑर्डर्स। ये कहाँ आते हैं? इनकम टैक्स रूल्स के थ्रू से ना, उसमें एड्रेस करते हैं। तो फिर वो टाइम ओवर टू टाइम चेंजेस आती रही, फिर वो कंटिन्यू रहा 23 ईयर्स के तक। उसके बाद ये इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 जो है प्रोमलगेट किया गया। कब? सितंबर 13 2001 को न्यू ऑर्डिनेंस के साथ रिप्लेस किया गया और इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 1979 इम्प्लीमेंट हुआ। ठीक है ना। इसका एम था कि चीज़ों को सिंप्लीफाई करना, उसको जो है ना यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल बनाना। ठीक है ना। उसमें जो है ना उसके बाद जो है ये इसकी हिस्ट्री हो गई। ठीक है ना। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन में किस तरह इसको हम लेकर आए हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर जो लॉ वाले हैं ऑब्वियसली उन्होंने पढ़ा हुआ भी होगा कॉन्स्टिट्यूशन में इस आर्टिकल्स को। लेट्स डिस्कस अगेन दिस टॉपिक कि 3 तरीके से वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो प्राइमरी सोर्सेज ऑफ ऑल लेजिस्लेशन इन द कंट्री। इट एस्टैब्लिश द टैक्स शेल ओनली बी लिवाइड अंडर द अथॉरिटी ऑफ एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। आर्टिकल 77 पार्लियामेंट एक्ट, पार्लियामेंट में ये आर्टिकल 77 के थ्रू जो है ना ये 3 एरिया जो है ना फोकस करता है। वो कौन सा है? फेडरल फाइनेंशियल प्रोसीजर और प्रोविंशियल फाइनेंशियल प्रोसीजर और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यू बिटवीन फेडरल एंड प्रोविंशियल। फेडरेशन और प्रोविंशियल, फेडरल और प्रोविंशियल का मतलब तो सबसे पहले आप समझ लें क्या है। फेडरल ऑल ओवर द पाकिस्तान और एंड प्रोविजनल प्रोविंस जो कि हमारे 4 हैं, सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान एंड KPK, फाटा और जो भी वटेवर। उसके बाद जो है ये हमारे आर्टिकल्स शुरू हो गए जो हमने ऑलरेडी लॉ वाले स्टूडेंट ने स्पेशली ये आर्टिकल्स पढ़े हुए होंगे कि फेडरल, सबसे पहले हमारा टॉपिक है फेडरल फाइनेंशियल प्रोसीजर। उसमें जो है सबसे पहले क्या था? फेडरल कंसोलिडेटेड फंड एंड पब्लिक अकाउंट्स। पब्लिक अकाउंट्स बनाए जाए, ऑल रेवेन्यूज, लोन्स एंड रीपेमेंट रिसीव की जाए फेडरल गवर्नमेंट की फ्रॉम फेडरल कंसोलिडेटेड फंड्स के अंदर उसको शो किया जाए। तो ये ना फेडरल गवर्नमेंट आर क्रेडिटेड टू द पब्लिक अकाउंट ऑफ द फेडरेशन। ठीक है ना। इन सारी चीज़ों को जो मनी ऑल जो सारा पैसा रिसीव होता है वो पब्लिक अकाउंट ऑफ फेडरेशन में जाता है, क्रेडिट होता है। ठीक है ना। उसके बाद जो है कस्टडी ऑफ फेडरल कंसोलिडेटेड फंड्स एंड पब्लिक अकाउंट आर्टिकल 79 में था कि इसकी कस्टडी और विड्रॉल और रेगुलेशन ऑफ फंड्स और गवर्न बाय द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट जो है वो जो है ना रूल्स उसके जो बनाता है वो प्रेसिडेंट बनाता है। एनुअल बजट का स्टेटमेंट था जो नेशनल असेंबली और जो है ना हमारा बजट एक्सपेंडिचर और सेफ्टी की सारी चीज़ें उसकी एस्टिमेशंस होती हैं और क्या कहते हैं। उसके बाद एक्सपेंडिचर चार्ज अपॉन फेडरल कंसोलिडेटेड फंड था। फिर जो है हमारा जिसमें जो ना इसमें इंक्लूड था कि रिम्यूनरेशन ऑफ की ऑफिशियल डेट चार्जेस और जजमेंट अगेंस्ट पाकिस्तान, किस तरीके से इसकी फ़ीस वगैरह जो आती है वो कहाँ जाएगी, किस तरीके से होगी। इसका बाद प्रोसीजर रिलेटिंग टू एनुअल बजट था। तो एनुअल बजट हमारा हर साल आता है, उसका क्या प्रोसीजर होगा वो ज़ाहिर है, उसके एक्सपेंडिचर्स कैसे कैसे होंगे वो सब डिस्कस किए जाते हैं। कहाँ पे? पार्लियामेंट में। डिमांड होती है नेशनल असेंबली एंड डिमांड फॉर ग्रांट्स। नेशनल असेंबली में इसको डिस्कस किया जाता है। ठीक है, ग्रांट किया जाता है। उसके बाद जो थी अथेंटिकेशन ऑफ स्केड्यूल ऑफ ऑथोराइज्ड एक्सपेंडिचर। प्राइम मिनिस्टर जो है इसकी अथेंटिकेशन देता है, स्केड्यूल करता है, स्पेसिफाई करता है, ग्रांट्स देता है और उसकी जो सारे सम्स एक्सपेंडिचर के वो चार्ज करता है फेडरल कंसोलिडेटेड फंड्स के अंदर। ठीक है ना। ये भी जो है इसके ऊपर जो है ना ओपन डिस्कशन नहीं होती वोट के थ्रू। उसके बाद जो है सप्लीमेंट्री और एक्सेस ग्रांट। सप्लीमेंट्री बजट भी आते हैं भाई बीच बीच में। अगर कोई सप्लीमेंट्री बजट का मतलब ये होता है कि अगर कोई एक्स्ट्रा हमने बजट में डिसाइड किया होता और कोई एक्स्ट्रा चीज़ आ गई है तो फिर उसके लिए हम सप्लीमेंट्री बजट को भी बीच में लेकर आते हैं। उसके बाद आता है वोट्स ऑन अकाउंट। और नेशनल असेंबली के पास भी ये वोटिंग पावर होती है कि वो ग्रांट्स जो है वो फॉर द मंथ, उस फाइनेंशियल ईयर के फॉर द मंथ बट नॉट एक्सीडिंग फॉर मंथ जो है उसको जो है ना वोट करके और उसको ग्रांट करवाएं। उसके बाद है क्या कहते हैं